तक अपन केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अपन ने देखा था कि किस प्रकार से किसी भी रिएक्शन के लिए उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और अपन ने देखा था कि कोई भी रिएक्शन है उस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, उस रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है। अपन ने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट थी वो अपन ने निकाला था रेट ऑफ रिएक्शन को अपन आर से डिनोट करते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकल कर आई, वो आई थी माइनस प्लस dx अपॉन dt इक्वल टू चेंज इन यूनिट कंसंट्रेशन, चेंज इन यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपॉन यूनिट टाइम। यहां पर इसको अपन रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि यूनिट टाइम में रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की यूनिट कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। फिर अपन ने इस रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकाली थी, अपन ने देखा था कंसंट्रेशन को अपन मोल लीटर इनवर्स कहते हैं, और टाइम के लिए अपन ने सेकंड का यूज किया था, तब अपने पास में R इक्वल टू आया था मोल लीटर इनवर्स सेकंड। यहां पर अपने पास में रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आ गई थी। आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे रेट इक्वेशन की, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए अपन समीकरण किस प्रकार से लिखते हैं, अपन उस रासायनिक अभिक्रिया की इक्वेशन किस प्रकार से लिखते हैं। तो आज का ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा सवाल 12th क्लास में पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस नीट और जेईई के अंदर इस टॉपिक से पूछे जाएंगे और पूछे जा चुके हैं। तो आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ में अपनी कॉपियां साथ में रखोगे और नोट्स को एक साथ बनाते रहोगे, और क्वेश्चंस आज आपको करवाए जाएंगे जो जेईई नेट के अंदर आ चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेट इक्वेशन से। तो मग चालू करा सर, तो बनविनोगे रेट इक्वेशन। देखो रेट इक्वेशन क्या है, आपको कैसे यूज करना है वो देखते हैं। मान के चलो आपके पास में कोई रिएक्शन है N1A प्लस N2B, और इससे बना N3C प्लस N4D, इससे बना N4D। मान के चलो ये अपने पास में कोई रिएक्शन है। याद रखना N1, N2, N3 और N4 इसको अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। शायद ही आपको पता होगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, फिर बता रहा हूँ एक बार। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जब आप किसी केमिकल रिएक्शन को संतुलित करते हो, बैलेंस करते हो, तो संतुलित करने के लिए जो नंबर आप आगे लगाते हो उन नंबर को अपन क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। अब देखो यहाँ से मान के चलो अपने पास में कोई रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन के लिए अपन को रेट इक्वेशन लिखनी है, रेट इक्वेशन इस रिएक्शन की लिखनी है। देखो समझो एक बार बात को कि इस रिएक्शन के लिए अपन रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, फिर बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो समझो बात को, मान के चलो dt समय में रिएक्टेंट A, dp समय के अंदर रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन में dA चेंज हुआ। फिर क्या बताया मैंने कि dt समय के अंदर रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन में dA चेंज होता है। तब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तब मैं इसको लिखूंगा रेट इक्वल टू
यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा रेट इक्वल टू, अब देखना ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने बोला dt समय के अंदर जो रिएक्टेंट A है, इस रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन में dA चेंज हुआ। मतलब मैंने रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन का अवकलन कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। तब मैं इसको क्या लिखूंगा कि dA अपॉन dt, इसको मैंने क्या लिख दिया dA अपॉन dt। dA अपॉन dt का मतलब कि dt समय में रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन में dA चेंज हुआ। अब एक चीज़ आप याद रखना, जब मैंने A का डिफरेंशिएशन किया, A का अवकलन किया dt के सापेक्ष में, तब हमेशा A के आगे जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा होगा, उस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आप हमेशा अपॉन में लिखोगे। फिर बता रहा हूँ कि रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन में dA चेंज हुआ, और dA चेंज होने के लिए इसको dt समय लगा। तो मैंने क्या किया, रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन का डिफरेंशिएशन कर दिया, अवकलन कर दिया, किसके सापेक्ष, dt के सापेक्ष कर दिया। और जब भी आप रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन का अवकलन करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो dt के सापेक्ष, dp के रिस्पेक्ट में, तब आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हमेशा अपॉन में लिखोगे। अब चलो इधर, अच्छा अपन बात कर रहे हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, तब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में होने वाले चेंज को अपन माइनस से दिखाते हैं। इतना समझ में आया। उसी प्रकार अगर आपको पूछा जाए कि रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है, या फिर रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन के लिए रेट ऑफ इक्वेशन क्या आएगी, तब आप इसको कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे। कैसे, मान के चलो dt समय में जो रिएक्टेंट B है, इस रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन में dB परिवर्तन हुआ, तब आप इसको क्या लिखोगे कि dB अपॉन dt। मतलब मैंने क्या किया, रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन का डिफरेंशिएशन कर दिया किसके रिस्पेक्ट में, dt की रिस्पेक्ट में, तब आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को अपॉन में लिखोगे n2। अब अपन को पता है कि रिएक्टेंट अपन किसकी कंसंट्रेशन में चेंज कर रहे हैं, अपन चेंज कर रहे हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में, तब आप इसका यूज करोगे, माइनस साइन का यूज करोगे। अच्छा, उसी प्रकार आपको पूछ ले कि प्रोडक्ट C के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, प्रोडक्ट C के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तब आप क्या लिखोगे कि प्रोडक्ट C में DC परिवर्तन हुआ, और DC परिवर्तन होने के लिए dt टाइम लगा। तब आप इसको क्या लिखोगे, आप लिखोगे DC अपॉन dt। अच्छा, इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूँ, फिर मैं बताऊंगा आपको कि इसको ब्रैकेट में के अंदर क्यों लिखा गया, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। रिएक्टेंट C की कंसंट्रेशन में dt समय में चेंजमेंट हुआ, प्रोडक्ट C की कंसंट्रेशन में dt समय में परिवर्तन हुआ। अपन बात कर रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर होने वाले, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में होने वाले चेंज की, तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस इसको डिनोट करेंगे। क्यों, चेंज किस में हो रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है बच्चों। अच्छा, इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोडक्ट D के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तब सेम क्या लिखोगे आप, प्रोडक्ट D की कंसंट्रेशन में होने वाला परिवर्तन dt समय के अंदर, और बात करें प्रोडक्ट की, तब आप लिखोगे पॉजिटिव चार्ज। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं रेट इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, इसको थोड़े से आगे अपन डिनोट करते हैं, ध्यान रखना चीज़ों को, मैं इंपॉर्टेंट करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और यहीं से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखो ध्यान से एक बात, अच्छा अगर मैं ऐसा लिखूँ, मेरे को dA अपॉन dt, इस dA अपॉन dt को इक्वल में लिखना है, तब मैं क्या लिखूंगा, अच्छा ऐसा समझो, अगर मैं n1 को इधर ट्रांसफर कर दूं, तब मेरे पास में क्या आएगा, इसको देखना एक बार, n1 को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तब मेरे पास में क्या आएगा,
माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू रेट इंटू N1, रेट इंटू N1। डी ए अपॉन डी टी क्या होता है, डी ए अपॉन डी टी मतलब डी ए कौन है, रिएक्टेंट है, ए कौन है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या होता है, कमी होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी होती है। इसका मतलब अपन यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, डी ए अपॉन डी टी, यहाँ पर क्या है, डी ए अपॉन डी टी है रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट ए मतलब कि रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन के अंदर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए मतलब रिएक्टेंट ए की, यहाँ पर मैं लिखूँ कंसंट्रेशन ऑफ डिसअपीयरेंस, या फिर चलो रेट ही लिख देते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए मतलब रिएक्टेंट ए की विलुप्त होने की दर। रिएक्टेंट ए की डिसअपीयरेंस का मतलब विलुप्त होना, कि इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट ए कितना विलुप्त हो रहा है। तो वो क्या है, डी ए अपॉन डी टी, यहाँ पर क्या बता रहा है कि डी ए अपॉन डी टी माइनस का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पर अपन को क्या पता चल रहा है कि रिएक्टेंट ए विलुप्त हो रहा है। तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू किसके इक्वल आया, रेट इंटू N1। इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए मतलब रिएक्टेंट ए की डिसअपीयरेंस की रेट। इसी प्रकार इसकी मैं बात करूं, अगर N2 को इधर ट्रांसफर कर दूं तो मेरे पास में क्या आएगा, मेरे पास में आएगा माइनस डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू रेट इंटू N2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी, मतलब कि रिएक्टेंट बी की रेट में या रिएक्टेंट बी की विलुप्त होने की दर क्या है, dB अपॉन dt। dB अपॉन dt का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट बी विलुप्त हो रहा है, dA अपॉन dt का मतलब क्या है, रिएक्टेंट ए विलुप्त हो रहा है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि रिएक्टेंट सी कितना बन रहा है, रिएक्टेंट सी कितना बन रहा है मतलब रिएक्टेंट सी के बनने की दर क्या होगी, रिएक्टेंट सी की रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, तब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, इसको भी आप अपॉन में लिखोगे 1/N3 एंड 1/N4 और इसका साइन आएगा यहाँ पर। अच्छा, आपको क्या करना है, रिएक्टेंट सी के बनने की दर निकालनी है, तब आप क्या करोगे, इस N3 को इधर लेकर आओगे, तब यहाँ पर क्या आएगा प्लस DC अपॉन dt इक्वल टू रेट इंटू N3। ये किसकी इक्वल आ रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट C मतलब प्रोडक्ट C के बनने की दर क्या आ गई, DC अपॉन dt इक्वल टू RT इंटू N3। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि प्रोडक्ट डी के बनने की दर क्या होगी, प्रोडक्ट डी के बनने की दर क्या होगी, तब आप क्या लिखोगे, तब आप लिखोगे, मैं यहाँ लिख रहा हूं, तब आप लिखोगे डी अपॉन डी टी इक्वल टू रेट इंटू, इसको इक्वल में लेके आना तो N4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा, रेट इंटू N4। ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डी, ये प्रोडक्ट डी के बनने की दर है। तो एक बार वापस समझा रहा हूँ मैं आपको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना इसको। आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन के लिए आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन का रेट इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, तब आप क्या करोगे, ए की कंसंट्रेशन में dt समय में होने वाला चेंज, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया हुआ है, उस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आप अपॉन में लिखोगे। माइनस साइन का मतलब क्या हुआ, माइनस साइन का मतलब हो रहा है कि ए की कंसंट्रेशन में कमी आ रही है, ए की कंसंट्रेशन में कमी आ रही है। अब आपसे पूछता है कोई कि इस ए की कंसंट्रेशन में कितनी कमी आ रही है, इसका मतलब है
कि ए की कंसंट्रेशन में कमी आ रही है, आपसे कोई पूछे कि ए की कंसंट्रेशन में कितनी कमी आ रही है, तब आप क्या करोगे, इस N1 को इधर ट्रांसफर करोगे। N1 को इधर ट्रांसफर किया तब आपके पास में क्या आया, dA/dt इक्वल टू आर रेट इंटू N1। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए, कि रिएक्टेंट ए में आने वाले कमी की दर। इसी प्रकार N2B, बी का मतलब रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज, रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज। अब रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन में dt समय में चेंज हुआ तो आप क्या लिखोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को अपॉन में लिखोगे 1/n2 इक्वल dB/dt। इसका मतलब क्या हो रहा है, अब आपसे कोई पूछता है कि रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया या कितनी कमी आई, तब आप क्या करोगे, इस N2 को इधर ट्रांसफर करोगे तब कितना आया, dB/dt इक्वल टू रेट इंटू N2। ये क्या बता रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस का मतलब होता है विलुप्त होना, विलुप्त होना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी। इसी प्रकार जो C है, C का मतलब क्या है, C का मतलब प्रोडक्ट, C यहाँ पर कौन है, प्रोडक्ट, कि dt समय में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज। तो आप क्या लिखोगे, dC/dt। पॉजिटिव का मतलब जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में वृद्धि हो रही, तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया, कोफिशिएंट को अपॉन में लिख दिया। अब आपसे पूछता है कोई कि रिएक्टेंट C के बनने की दर, मतलब रिएक्टेंट C कितना बन रहा है, इसके लिए आप क्या करोगे, DC को इक्वल में लिखोगे, N3 को मल्टीप्लाई में लेकर आओगे, dC/dt इक्वल रेट इंटू N3। इसी प्रकार dd/dt, इसका मतलब dd/dt का मतलब पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, इसका मतलब हो रहा है कि dd/dt बन रहा है, dd/dt यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है dd/dt का। अब कितना फॉर्मेशन हो रहा है, dd/dt का फॉर्मेशन कितना हो रहा है, इसके लिए आप क्या करोगे, dd/dt को इक्वल में रखोगे, कोफिशिएंट को इधर मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तब कितना आएगा, प्लस माइनस यहाँ पर dd/dt इक्वल रेट इंटू N4। ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट डी के बनने की दर। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं। अब इसको एक बार फटाफट नोट करो, उसके बाद में अपन आगे की चर्चा करते हैं। अच्छा, जैसे अपन ने रेट ऑफ इक्वेशन निकाल लिया, अच्छा यहाँ पर मैंने क्या करके रखा है, मैंने यहाँ पर प्रत्येक पद में, एक बार देखो मैं वापस लिख रहा हूँ, रेट इक्वल टू, इसका रेट अब मैं क्या लिखूंगा, माइनस 1/n1 dA/dt। इसका मैंने क्या लिखा, माइनस 1/n2 बी की कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज कितने में, dt समय में। इसके लिए मैंने क्या लिखा, प्लस 1/n3 डी की कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज dt समय में इक्वल 1/n4 डी की कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज अपॉन dt टाइम में डी की कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज। अच्छा, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट का यूज किया है, ब्रैकेट का यूज किया है। ब्रैकेट यहाँ पर किसको बता रहा है, ब्रैकेट बता रहा है कंसंट्रेशन को, सांद्रता, ब्रैकेट बता रहा है कंसंट्रेशन और सांद्रता को। अच्छा, अपन इसको एक और चीज बोलते हैं, अपन इसको एक्टिव मास भी बोलते हैं, इसको अपन एक्टिव मास या सक्रिय द्रव्यमान भी बोलते हैं, इसको अपन सक्रिय द्रव्यमान भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन से है कि ए की कंसंट्रेशन में होने वाला परिवर्तन dt समय में, बी की कंसंट्रेशन में होने वाला परिवर्तन dt समय में, सी की कंसंट्रेशन में होने वाला परिवर्तन dt समय में, और डी की कंसंट्रेशन में होने वाला परिवर्तन dt समय में। नेगेटिव का मतलब है डी के विलुप्त होने की दर, इसका मतलब बी के विलुप्त होने की दर, प्लस का मतलब है सी के बनने की दर, और इस प्लस का मतलब है डी के बनने की दर। अगर आपको बनने की दर निकालनी है तब आप इसको इक्वल में लेकर आओ, इसको इसके मल्टीप्लाई में भेज दो, तब आपके पास में आएगा ए के विलुप्त होने की दर इक्वल टू
रेट इंटू N1, ए के डिसअपियरेंस की रेट इक्वल टू रेट इंटू N1। अब एक चीज हमेशा याद रखना, आपको कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल लीटर इनवर्स, जो कि किसी भी रिएक्टेंट या जो किसी भी रिएक्शन की मोलरिटी बताती है। मोलरिटी का मतलब मोलरता बताएगी, मोलरता बताती है। और एक चीज हमेशा याद रखना, आपको किसी भी रिएक्शन के लिए जो रेट है, रेट हमेशा मोल, मिलीमोल, मोल या मिलीमोल में लेनी है। किसी भी रिएक्शन की रेट जो है हमेशा मोल या फिर मिलीमोल के अंदर आएगी। कभी भी डू नॉट यूज ग्राम या फिर केजी। आपको कभी भी ग्राम या केजी का यूज नहीं करना। अगर आपको हमेशा जो किसी भी रिएक्शन की जो रेट है वो रेट हमेशा मोल या मिलीमोल के अंदर ही लिखना है। बाय चांस अगर आपको क्वेश्चन के अंदर किसी भी रिएक्शन की रेट ग्राम में या फिर किलोग्राम में दे रखी है, तब आप उसको किस में चेंज करोगे? मोल के अंदर चेंज करोगे। और मोल में किस प्रकार से आप चेंज करोगे वो हम क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे। तो फटाफट इसको भी नोट करो, इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। फिर अपन क्वेश्चंस की बातें करते हैं, फटाफट इसको नोट करो। रेट इक्वेशन के आधार पर अपन इस एक क्वेश्चन को देखते हैं और फिर यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि रेट इक्वेशन का यूज कैसे करते हैं। तो सामने क्वेश्चन दे रखा है कि इफ ए रिएक्शन है N2+3H2, इसके लिए 2NH3 अमोनिया बना है प्रोडक्ट में, इन विच रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 इज 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। इसका मतलब क्या बोल रहा है अगला कि आपके पास में कोई रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि नाइट्रोजन के डिसअपियरेंस की रेट, नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर आपको कितनी दे रखी है? 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। और आपको पूछ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन की इस अभिक्रिया के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आएगी, अभिक्रिया की दर कितनी आएगी? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 गैस। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर कितनी आएगी। तीसरा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, अमोनिया के बनने की दर कितनी आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस रिएक्शन के लिए आप रेट इक्वेशन को लिखो। रेट इक्वेशन कितना आएगा? रेट इक्वल टू यहाँ पर N2 के डिसअपियरेंस की रेट dt समय में, N2 यहाँ पर क्या रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव, इक्वल हाइड्रोजन की डिसअपियरेंस की रेट d, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन अपॉन dt। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 लगा हुआ है तो इसको अपन अपॉन में लिखेंगे और इसमें आएगा ये भी माइनस के अंदर, इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कितना आएगा? d NH3 अपॉन dt। दो यहाँ पर दो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तब आप इसको किस में लिखोगे? अपॉन में 1/2 ऐसा। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन रेट ऑफ रिएक्शन, आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, मतलब ये आपको चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो सामने दे रखा है, रेट इक्वल टू इसके विलुप्त होने की दर आपको कितने दे रखी है? नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर, राइट, नाइट्रोजन के डिसअपियरेंस की रेट कितनी दे रखी है? 2 × 10⁻³ तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। मतलब यहाँ से पहला क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की विलुप्त होने की दर कितनी दे रखी है? 2 × 10⁻³ जो किसकी इक्वल में? रेट की इक्वल में। तो इस पूरी रिएक्शन के लिए रेट कितना आएगा? रेट इक्वल टू 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। क्यों? क्योंकि ये इसके इक्वल में आता है। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन बी, अपन को क्वेश्चन बी देखना है। क्वेश्चन बी आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन बी में पूछ रहा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 गैस, इस
हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर, तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी आप हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर निकालोगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कहाँ लेके चले जाओगे, मल्टीप्लाई में। तब आपके पास में कितना आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई में लेके जाओगे, इधर इसको आप इधर लेकर जाओगे, तभी इसकी इक्वल में आएगा डी। यहाँ से देखना, इस 3 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो डी H2/dt इक्वल टू 3 को यहाँ लेके जाओ, 3 इंटू रेट, तो क्या आएगा यहाँ पर डी H2/dt इक्वल टू, अच्छा रेट कितना आया, इस रिएक्शन के लिए रेट कितना आ रहा है, 2 इंटू 10⁻³ तो इसकी जगह लिख दो 3 इंटू 2 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। ये कितना है, 3 इंटू 2 6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। दूसरा क्वेश्चन भी आसान है। अच्छा तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। इसको आप कैसे लिखोगे, NH3 मतलब अमोनिया के फॉर्मेशन की रेट, अमोनिया के बनने की दर। तो आप इस अमोनिया के बनने की दर निकालोगे, तब आप क्या करोगे, 2 को रेट के मल्टीप्लाई में लिख दो, इक्वल में आ जाएगा, तो कितना आएगा डी NH3/dt इक्वल टू, इस 2 को इसके मल्टीप्लाई में लेके गया तो कितना आया, 2 इंटू रेट, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू रेट, और वापिस इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर डी NH3/dt इक्वल टू रेट 2 इंटू रेट कितना आ रही रिएक्शन की रेट है 2 इंटू 10⁻³ कितना हो गया 4, देन 4 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। ये क्वेश्चन आप काफ़ी आसानी से इसको कर सकते हो, अगर जिसको रेट इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया। कुछ भी नहीं करना, जिसके फॉर्मेशन की रेट पूछ रहा है उसके कोफिशिएंट को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई में लेके चले जाओगे, रेट के इक्वल में आ जाएगा। विलुप्त होने की दर पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई में लेके चले जाओ, विलुप्त होने की दर आ जाएगी। तो क्वेश्चन एकदम आसानी से होते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, तो फटाफट इसको उतारो, फिर अपन अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन दे रखा है द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज फॉलोइंग। मतलब आपको कोई रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है +1/2 dC/dt इक्वल -1/3 dD/dt इक्वल +1/4 dA/dt इक्वल -dB/dt। ये आपको कोई रेट इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे उल्टा क्वेश्चन दे दिया और आसान है, जिसको रेट इक्वेशन समझ में आई उसके लिए एकदम से आसान काम हो गया। देखो सामने सबसे पहले प्लस और माइनस का सिस्टम को देखो। प्लस आपको बताएगा प्रोडक्ट के बारे में, प्लस का मतलब प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। मतलब एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है कि जो dC/dt है और dA/dt है, ये दोनों कौन है, प्रोडक्ट है। दोनों कौन है, प्रोडक्ट। क्यों है प्रोडक्ट, क्योंकि इनके साथ में साइन लगा हुआ है प्लस का। प्लस साइन अपन को किसको बताता है कि प्रोडक्ट की रेट में होने वाला चेंज, वो क्या बताएगा अपन को, पॉजिटिव साइन बताता है। अब देखो सामने, मतलब एक चीज़ क्लियर हो रही है, dC/dt और dA/dt ये किसकी बात कर रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में होने वाले चेंज की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ सबसे पहले प्रोडक्ट साइड में इसको लिख दूँ कि C, और C के साथ में अपॉन में कौन सा कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है, तो 2 को हम आगे लिखते हैं हमेशा। जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2 को कहाँ लिखेंगे, dC/dt के अपॉन में लिखते हैं, वही सेम बात। प्लस dA/dt इसको प्रोडक्ट लिखेंगे, क्यों प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, क्यों लिखना है प्रोडक्ट के रूप में, क्योंकि इसके साथ में साइन आ रहा है पॉजिटिव, तो इसको मैं क्या लिखूंगा A। अच्छा कोफिशिएंट कितना लगा हुआ 4, तो ये हो गया 4। अब जो रह गए वो कौन हो गया, रिएक्टेंट। क्यों हुआ रिएक्टेंट वो भी समझ लो, क्योंकि dD/dt के साथ में साइन कौन सा लगा हुआ है, माइनस का।
और dB अपॉन dt के साथ भी साइन कौन सा लगा हुआ है, माइनस का। माइनस का साइन क्या बताएगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी हो रही है। तो इसके लिए मतलब ये दोनों कौन है, ये वाला और ये वाला, ये किसकी बात हो रही है, रिएक्टेंट की बात हो रही है। तो आप इसको एज ए रिएक्टेंट लिखोगे। मैंने लिख दिया डी के साथ में कौन सा कितना कोफिशिएंट लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, तो 3 कहाँ पर आएगा, इसके मल्टीप्लाई में। उसके बाद में बी के साथ में कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो बी का बी, मतलब कि ये वाली रेट इक्वेशन अपने पास में बनी। अब आप चेक कर सकते हो ऑप्शन के अंदर कि कौन सा ऑप्शन सही। मैं इसको थोड़ा सही लिख दूं, 2c प्लस 4a। आप चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है। देखो उसके अंदर आ रहा है 2d प्लस बी और 2c प्लस a 4a, ये आ रहा है, ये रहा ऑप्शन सी 3d b 4a और 2c। तो अपना ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन हो गया सही सी। और आई थिंक ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं जेईई के एग्जाम में और नेट के एग्जाम में, और ये वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिसको अच्छे से रेट इक्वेशन समझ में आया होगा। तो आज क्वेश्चन जो जेईई के एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन को देखते हैं कि आपको कोई रिएक्शन दे रखी है 2a, इससे प्रोडक्ट बना b प्लस 3c, और आपको दे रखा है अगर dA अपॉन dt कितना दे रखा है, k1a की पावर 2, और dB अपॉन dt दे रखा है k2a की पावर 2, और dC अपॉन dt आपको दे रखा है k3a की पावर 2, और आपको पूछ रहा है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन k1 k2 एंड k3 इज। लो चेक करते हैं क्या रिलेशन आता है। सबसे पहले आपका क्या करो, इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन लिखो। तो रेट इक्वेशन कितनी आएगी, रेट इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 dA अपॉन dt इक्वल टू माइनस dB अपॉन dt इक्वल टू, और C क्या है प्रोडक्ट, अच्छा B क्या है प्रोडक्ट है तो प्लस नहीं आएगा, और C भी क्या है प्रोडक्ट, तो प्लस 1/c dC अपॉन dt। अब यहाँ पर देखो आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको 1/2 देखो माइनस 1/2 dA अपॉन dt, क्वेश्चन में dA अपॉन dt कितना दे रखा है, k1a की पावर 2, तो dA अपॉन dt की जगह में क्या लिख दूँ, k1a की पावर 2 इक्वल टू dB आपको क्या दे रखा है, dB आपको दे रखा है k2a की पावर 2, और dC अपॉन dt आपको कितना दे रखा है, dC अपॉन dt दे रखा है k3a की पावर 2। अब एकदम आसान क्वेश्चन है, जो इक्वल में आ रहा है उसको ये a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। आपके पास में क्या बचा, यहाँ लिख दूँ मैं, आपके पास में बचा रेट इक्वल टू 1/2 k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर 1/3, C के आगे 3 लग रहा है कोएफिशिएंट में, तो 3 आ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/3 dC अपॉन dt की जगह क्या कितना k3, ये आ गया k3। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो चुका होगा। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ k1/2 इक्वल टू k2 इक्वल टू k3/3, ये आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, k1 k2 k3 ये नहीं होगा, 2k1 ये भी नहीं होगा, 4k1 ये भी नहीं होगा, k1/k2 k2 इक्वल टू k3/k3, डी ऑप्शन इसका सही होगा। एकदम आसान क्वेश्चन था, और भी अपन काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, और काफ़ी अच्छे से समझेंगे सारे चैप्टर को। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर करते जाओ। क्वेश्चंस जो है उनको, क्वेश्चंस के लिए कंसेप्ट अपने अच्छे रखना, और ये क्वेश्चन वही कवर कर सकता है जिसको रेट इक्वेशन समझ में आई। अगली क्लास में अपन रेट लॉ की बातें करेंगे, और उसके साथ ही अपन बात करेंगे कि किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट अपन किस प्रकार से निकालते हैं, उसकी चर्चा अपन करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।